इक्विवेलेंट सेट्स वो सेट्स होते हैं जिनमें दो सेट्स और में बाइजेक्टिव मैपिंग बनाई जाए। बाइजेक्टिव मैपिंग मतलब 1 और 2 उन्हें कहते हैं इक्विवेलेंट सेट। इसके बाद हमारे पास फाइनाइट सेट थे जो फिक्स्ड नेचुरल नंबर के साथ मैपिंग बनाए, जो फिक्स्ड नंबर के साथ इक्विवेलेंट होने हम कहते हैं फाइनाइट सेट। इन्फिनिट सेट कौन सा होता है? जिसका एक सब सेट उसके साथ ही इक्विवेलेंट हो, यानी कि सेट हो और उसका सब सेट भी उसके साथ इक्विवेलेंट हो, उस सेट को हम कहते हैं ये इन्फिनिट सेट है। इसके बाद डी नंबरेबल सेट होता है वो सेट जो इक्विवेलेंट हो नेचुरल नंबर्स के साथ, उसे हम कहते हैं डी नंबरेबल सेट। आ गया काउंटेबल सेट, वो सेट जो फाइनाइट हो या इक्विवेलेंट हो नेचुरल नंबर के साथ, उसे हम कहते हैं काउंटेबल सेट। और W क्रॉस W को हमने डी नंबरेबल लास्ट टाइम प्रूव किया था। इससे आगे अब हमने स्टार्ट करना है आज। अच्छा, नेक्स्ट जो हमारे पास थ्योरम है ना वो है एवरी सबसेट ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल। अब काउंटेबल की आपने डेफिनेशन याद रखनी है। ऐसा सेट जो या तो फाइनाइट हो या इक्विवेलेंट हो नेचुरल नंबर के साथ, उसे हम कहते हैं काउंटेबल सेट। अपने काउंटेबल सेट प्रूव करना है, उसके सबसेट को भी, सबसेट ऑफ काउंटेबल इज आल्सो काउंटेबल, उसके सबसेट को भी काउंटेबल प्रूव करना है। अगर काउंटेबल है तो दो चीज़ें हमें पता है, या वो फाइनाइट होगा या वो डी नंबरेबल होगा। जो सेट गिवन है अगर वो काउंटेबल है, गिवन सेट या हमारे पास फाइनाइट होगा या क्या होगा, डी नंबरेबल। हमने इस गिवन सेट को तो फाइंड नहीं करना, हमने उसके सबसेट की बात करनी है। अगर ए फाइनाइट है तो उसका बी जो सबसेट होगा वो भी क्या होगा, फाइनाइट। यानी कि वन केस तो ट्रिवियली प्रूव हो गया। अगर ए फाइनाइट है उसका सबसेट भी फाइनाइट, हर फाइनाइट डी नंबरेबल काउंटेबल होता है, प्रूव हो गया। केस आ गया दूसरा, दूसरे में हमने देखना है अगर ए डी नंबरेबल हो। डी नंबरेबल वो होता है जो नेचुरल नंबर के साथ इक्विवेलेंट हो। नेचुरल नंबर कभी ख़त्म नहीं होते, तो जो हमने ए सेट लेना है वो भी कभी ख़त्म नहीं होना। ए सेट ले लिया A1 A2 A2 A3 A so on AN एंड सो ऑन, ये हमने ले लिया। ऐसा सेटअप ले लिया जो नेचुरल नंबर के साथ क्या है, इक्विवेलेंट है। अब हमने प्रूव करना है इस ए का सबसेट क्या होना चाहिए, काउंटेबल होना चाहिए। अगर हम इस ए का सबसेट ऐसा ले लें, अब इसके सबसेट में एक एलिमेंट भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, 4 5 10 इतने हो सकते हैं। अगर हम बी के एलिमेंट ऐसे ले लें AN1 AN2 AN3 और ANR तक, तो भी ऊपर बढ़ गए हैं। फाइनाइट सेट हमेशा क्या होता है, काउंटेबल। अगर हम ए में से कुछ एलिमेंट्स ऐसे उठा लें जो काउंटेबल गिने जा सकें, फाइनाइट उठा लें, तो वो क्या हो जाएगा, काउंटेबल। अब सिर्फ एक कंडीशन रहेगी, दूसरे के केस में अगर हम जो सेट उठाएं वो भी इन्फिनिट सेट हो। अब एक बात कन्फर्म है, जो यहाँ पे हम चीज़ें उठा रहे हैं इनका एक डिस्टिंक्ट है, AN1 AN2 से डिस्टिंक्ट है, AN2 AN3 से डिस्टिंक्ट है। अगर अब ये सेट हमने फाइनाइट उठाया, अगर हम इसको इन्फिनिट उठा लें, ये लिखा हुआ है N1 N2 N3 NR और आगे भी चलता रहे, अब ये इन्फिनिट सेट आ गया हमारे पास। अगर अब हमने बी सेट जो है वो इन्फिनिट उठा लिया, तो एक मैं फिक्रा बोलने को जो याद रखना है आपने कि इन्फिनिट, अगर इन्फिनिट एलिमेंट हो लेकिन सारे डिस्टिंक्ट हों, एंड इन्फिनिट सीक्वेंस ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स इज ऑलवेज काउंटेबल। तो ये वो चीज़ यूज़ हो गया कि ये है इन्फिनिट है लेकिन डिस्टिंक्ट है। जब इन्फिनिट सीक्वेंस हो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स की तो वो काउंटेबल प्रूव हो जाता है। तो दोनों केसेस हमारे पास काउंटेबल प्रूव हो गया। अगला थ्योरम, एवरी इन्फिनिट सेट कंटेन अ डी नंबरेबल सबसेट। हर इन्फिनिट सेट में भी जो एक डी नंबरेबल सबसेट होता है। इन्फिनिट सेट की डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए, हर वो सेट जिसका सबसेट उसके साथ इक्विवेलेंट हो सकता है इन्फिनिट सेट, वो इसकी डेफिनेशन थी। अब हमने प्रूव करना है इसका कोई सबसेट ले इन्फिनिट का, वो क्या हो, डी नंबरेबल सबसेट हो। इसके लिए हम ले लेंगे लेट ए बी एन इन्फिनिट सेट। ऑब्वियस बात है, जो गिवन हमें दिया हुआ कि एक इन्फिनिट सेट लें, ए ले लिया हमने इन्फिनिट सेट। आल्सो ये स्टाइलिश लिखा हुआ है, ये रिप्रेजेंट करता है उसके कलेक्शन ऑफ सबसेट्स को। हमने प्रूव करना है कि उसका एक सबसेट डी नंबरेबल होना चाहिए, यानी कि नेचुरल नंबर के साथ इक्विवेलेंट होना चाहिए। इसका मतलब ये है इन्फिनिट सेट का सबसेट जो है वो नेचुरल नंबर के साथ इक्विवेलेंट होना चाहिए। हमने ए स्टाइलिश ले लिया, उसके सारे सबसेट की कलेक्शन। अगर एक सबसेट को प्रूव करना है मतलब सारे सबसेट के अंदर से ही है ना। इसके बाद एक मैपिंग ले लेंगे, जो मैपिंग लग रही है स्टाइलिश ए से ए पे, यानी कि ए के सबसेट्स लेने हैं और यहाँ पे ए आ जाएगा। यानी कि पहला एलिमेंट जो होगा वो ए का सबसेट होगा और दूसरा एलिमेंट ए में से कोई एलिमेंट होगा। अब देखें जो मैंने बात की थी, पहला एलिमेंट यहाँ से कोई ए का सबसेट होगा, ए अपने आप का खुद का भी सबसेट होता है। एफ ऑफ ए का आंसर क्या आ गया, A1, ए में से कोई एलिमेंट। इसके बाद अब ये डिस्टिंक्ट लेना है, ये जानबूझ के डिस्टिंक्ट ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं इन पे पता लगेगा। एफ ऑफ ए माइनस, अब ये वाला A1 माइनस कर देना, जो आंसर आ चुका है उसको माइनस कर दिया। एफ ऑफ ए माइनस A1 का आंसर, लेट सपोज कोई एलिमेंट आना है ए का, हमने कह लिया A2 आ गया। फिर एफ ऑफ ए माइनस, अब ये दोनों यूज हो गए हैं, दोनों निकाल देने हैं, माइनस A1 A2, आंसर आ जाएगा A3। अब ए सेट इन्फिनिट है तो कितने आंसर आएंगे, इन्फिनिट आंसर आते जाएंगे। सिर्फ एक बात की हमें कन्फर्मेशन है कि A1 A2 से डिस्टिंक्ट है, A2 A3 से डिस्टिंक्ट है, A3 A4 से डिस्टिंक्ट है। उन सब को अगर मिला के एक सेट में रख लें बी में आ गया A1 A2 A3 एंड सो ऑन, सारे डिस्टिंक्ट है। तो ये इन्फिनिट सेट ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स क्या होते था, डी नंबरेबल। अभी पीछे पड़ गए हैं, वही डेफिनेशन यूज हो जाएगी। इन्फिनिट सेट आ गया डिस्टिंक्ट का, बी सबसेट आएगा तो ये क्या प्रूव हो जाएगा, डी नंबरेबल। आपका सवाल कंप्लीट।
नेक्स्ट है हमारे पास ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट क्या होते हैं भला? डेफिनेशन ये थी कि इक्विवेलेंट सेट वो होते हैं जिनमें बाइजेक्टिव मैपिंग हो। और बाइजेक्टिव का मैपिंग का मतलब है कि एक जितने एलिमेंट, अब हमने इसको ग्राफिकली प्रूव करना है। इसकी उन्होंने एग्जांपल दिया 2 सर्कल्स बना के। इस तरीके से ना 2 सर्कल उन्होंने बना के एग्जांपल दिया। अब क्या बोला, अगर हम यहाँ से एक पॉइंट ले लें और रीजन को टच करना है उसने, तो उसने नीचे वाले सर्कल को भी टच करके गुजरना है। उसके बिल्कुल साथ लें तो उसने भी नीचे वाले सर्कल को टच करके गुजरना है। उसके बिल्कुल साथ उसने भी नीचे वाले सर्कल को यानी कि जितने पॉइंट हम ऊपर वाले सर्कल पे लेंगे उतने पॉइंट नीचे वाले सर्कल पे भी टच होने हैं। वो सर्कल जितना मर्जी छोटा है ऊपर वाले सर्कल से, उतने पॉइंट से टच होनी है। एक पॉइंट, एक लाइन एक जगह पे एक पॉइंट को टच करती है, तो इसलिए जितने पॉइंट्स ऊपर टच होंगे उतने पॉइंट नीचे टच होंगे। इससे हम इक्विवेलेंट सेट की ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन कहते हैं। ये उन्होंने एक्सप्लेन की हुई है। अगला क्वेश्चन आ जाए, थ्योरम है सेट ऑफ रियल नंबर्स इज इन्फिनिट। हमने प्रूव करना सेट ऑफ रियल नंबर क्या है? इन्फिनिट। अब इन्फिनिट की डेफिनेशन क्या थी? जिसका एक सबसेट लें और वो अपने सबसेट के साथ क्या हो जाए? इक्विवेलेंट हो जाए। कोई सेट अगर अपने सबसेट के साथ इक्विवेलेंट हो जाए तो उस सेट को हम क्या कहते हैं? इन्फिनिट सेट। अब इन्फिनिट सेट हमने आर को प्रूव करना है। आर क्या? इन्फिनिट सेट। ऑब्वियसली बात है, हमें आर वैसे पता है इन्फिनिट है, लेकिन अब हमने इस चीज़ को प्रूव करना। हमने एक सबसेट ले लिया -π/2 to π/2 सबसेट यह आर का, ऑब्वियस बात है। अब अगर ये मैपिंग बना दे इसके साथ बाइजेक्टिव, इक्विवेलेंट का मतलब होता है बाइजेक्टिव मैपिंग ही। अगर ये इसके साथ बाइजेक्टिव मैपिंग बना दे तो क्या प्रूव हो जाएगा? इन्फिनिट सेट प्रूव हो जाएगा। आर जो है मैपिंग हमने खुद ड्रा करनी है। मैपिंग ड्रा कर ली इस तरह से कि ए के एलिमेंट किधर जाएँ? आर में। इसके एलिमेंट किस में जाएँ? आर में। एफ ऑफ एक्स यानी इसमें से हमने कोई एलिमेंट है ना, और आंसर आ जाएगा tan x, जो कि tan x रियल वैल्यू है। tan x की वैल्यू कैलकुलेटर पे निकालें तो 0.1 1 पॉइंट समथिंग 2 पॉइंट समथिंग कोई रियल वैल्यू आ रही है ना, x पे अप्लाई हो रहा है और tan x आंसर आ रहा है। सबसे पहले आपने प्रूव करनी है 1 1। 2 इमेजेस ले लें, एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2 यानी कि tan ऑफ x1 इज इक्वल टू tan ऑफ x2। दोनों तरफ tan इनवर्स अप्लाई करें तो x1 इज इक्वल टू x2। 1 1 प्रूव हो गया। ऑन टू आपको वैसे ही पता जुबान नहीं याद है। फॉर ईच tan x देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट x सच दैट एफ ऑफ x इज इक्वल टू tan x, रट्टा लगा हुआ है। इसी तरह आपके पास एफ ऑन टू भी प्रूव हो गया। एफ क्या प्रूव हो गया? बाइजेक्टिव। जब भी कोई सेट अपने सबसेट के साथ इक्विवेलेंट हो जाए यानी कि बाइजेक्टिव मैपिंग बना रहा हो अपने सबसेट के साथ, तो उस बड़े सेट को हम कहते हैं ये फाइनाइट हो गया, इन्फिनिट हो गया। तो आर इज इन्फिनिट प्रूव हो गया। अगला क्वेश्चन, प्रूव दैट n क्रॉस n इज डिनोमिनेबल, n इज इक्विवेलेंट टू n क्रॉस n। इस तरह का क्वेश्चन हमने पहले भी प्रूव किया हुआ है। अब हमने इक्विवेलेंट प्रूव करना मतलब मैपिंग डिफाइन करनी है n से n क्रॉस n पे। ऑब्वियस बात है n 1 डायमेंशनल है तो उस एलिमेंट यहाँ पे फंक्शन में एक वैल्यू पुट होगी, लेकिन n क्रॉस n 2 डायमेंशनल तो यहाँ पे ऑर्डर पेयर में आंसर आएगा। इसके बाद क्या करना है आपने कि ये मैपिंग इस तरह वाले w क्रॉस सवाल किया था ना, वहाँ पे भी ये मैपिंग डिफाइन की थी। a इज इक्वल टू 2 की पावर r माइनस 1 2s माइनस 1। r की वैल्यू जो भी होगी और s की वैल्यू जो भी होगी पुट करेंगे तो n की वैल्यू जाती जाएंगी, यानी कि 1 1 पे आंसर आता है। इमेज प्री इमेज आता है 1 1 2 पे प्री इमेज आता है 3 2 2 पे प्री इमेज आता है 2। इसलिए जब एक इमेज पे एक ही प्री इमेज आता हो, मैपिंग कर रही हो, और हर किसी के लिए कोई ना कोई प्री इमेज भी ज़रूर हो, तो उसे हम बाइजेक्टिव कहते हैं। जब भी दो बाइजेक्टिव हो जाए इक्विवेलेंट प्रूव होते हैं। यही प्रूव करना था। n और n क्रॉस n प्रूव हो गए बाइजेक्टिव, यानी कि इक्विवेलेंट प्रूव हो गए। अगला क्वेश्चन आपके पास, थ्योरम एवरी सबसेट ऑफ डीन्यूमरेबल सेट इन आइदर डीन्यूमरेबल और फाइनाइट, यानी कि कोई भी सबसेट आप उठा लें डीन्यूमरेबल का तो वो या डीन्यूमरेबल हो जाता है या फिर क्या हो जाता है? फाइनाइट हो जाता है। अब डीन्यूमरेबल होता क्या है? जो नेचुरल नंबर के साथ बाइजेक्टिव हो, ये याद रखना। ऐसे स्टार्ट कर लेते हैं कि लेट ए बी आ डीन्यूमरेबल सेट। अगर डीन्यूमरेबल है तो वो ए एन के साथ क्या बनाएगा? एन के इक्विवेलेंट होगा, बाइजेक्टिव मैपिंग बनाएगा। एन इज इक्विवेलेंट टू ए लिख लिया। इसके बाद लेट हमने ए ऐसा सबसेट उसमें से ले लिया, सॉरी जो ए था हमने लेट कर लिया A1 A2 A3 एंड सो ऑन AN, और इसके भी आगे चल रहा है। हमने प्रूव करना है उसका सबसेट डीन्यूमरेबल है या फाइनाइट है या क्या डीन्यूमरेबल है। अब 3 कंडीशन है, बी ले लिया इसका सबसेट, एक तो खाली साइड भी सबसेट होता है, अगर बी एम्प्टी है तो फाइनाइट है, फिर यहाँ पे बात खत्म। ठीक है, दूसरे नंबर पे आपने बी लेना है। इफ़ नाउ लेट बी बी एनी नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ ए। आपने बी लेट कर लिया, क्या अगर लेट करें उसका बी जो सबसेट है वो है AN और AN1 AN2 AN3 एंड सो ऑन ANR एंड सो ऑन। अब अगर हमारे पास ये बी लेट्स सपोज ANR कहीं पे फाइनाइट पे जा खत्म हो जाता है, यानी कि 5 एलिमेंट आ जाते हैं, 10 एलिमेंट 20 एलिमेंट, तो फाइनाइट प्रूव हो गया। मैंने कहा था 2 चीज़ें प्रूव करनी है, या फाइनाइट या डीन्यूमरेबल। 3 ही कंडीशन होती हैं, या एक सेट में कोई एलिमेंट नहीं, या थोड़े एलिमेंट, या इन्फिनिट एलिमेंट। अगर 0 एलिमेंट है फिर तो प्रूव हो गया, अगर थोड़े एलिमेंट है फिर भी फाइनाइट प्रूव हो गया। अब आगे अगर ज़्यादा एलिमेंट है, इन्फिनिट एलिमेंट है, तो हम पीछे पढ़ के आए हैं कि ये एलिमेंट्स एक सीक्वेंस में से उठा रहे हैं। तो ऐसे सीक्वेंस जिसमें इन्फिनिट एलिमेंट हो, सिर्फ ये बात हो कि वो डिस्टिंक्ट हो, तो वो डीन्यूमरेबल ज़रूर प्रूव हो जाता है। इधर भी फाइनाइट इधर भी फाइनाइट, अगर वो इन्फिनिट तक भी चलें तो फिर भी वो क्या होंगे? डीन्यूमरेबल ही होंगे। ये हमने प्रूव करना था, बी या फाइनाइट हो या डीन्यूमरेबल हो। इस तरह आपका ये भी क्वेश्चन प्रूव हो गया।
नेक्स्ट जो हमारे पास थ्योरम है वो है यूनियन ऑफ फैमिली ऑफ पेयर वाइज डिसजॉइंट डी न्यूमरेबल सेट इज डी न्यूमरेबल। सिंपल सी बात है, जो आपने सेट लेने हैं वो डी न्यूमरेबल सेट होंगे, वो सारे आपस में डिस्टिंक्ट भी हैं, उन सबको यूनियन कर लें। यूनियन का आपको पता है, अगर 2 3 4 5 एलिमेंट हैं तो सबको इकट्ठा लिख देना, यूनियन होता है। उनका जो यूनियन आंसर आएगी वो भी क्या होनी चाहिए, डी न्यूमरेबल। तो इसको चेक कर लेते हैं। हमने एक सेट ले लिया A1 A2 A3, ये सेट ऑफ सेट्स है। आपने इस यूनियन वाले सेट को प्रूव करना डी न्यूमरेबल। अब ये इसमें हर एलिमेंट एक सेट है, तो A1 फिर क्या होगा, A1 A2 A3 एंड सो ऑन। A2 क्या होगा, B1 B2 B3 एंड सो ऑन। A3 क्या होगा, C1 C2 एंड C3, और ये चलता रहना। अब क्या करना है, इनकी यूनियन थी, तो फिर इस सेट में दरअसल पड़ा भला क्या हुआ है, इस सेट में दरअसल पड़ा हुआ है A1 A2 A3 एंड सो ऑन, फिर B1 B2 B3 एंड सो ऑन, फिर C1 C2 C3 एंड सो ऑन, ये चलता जा रहा है। अब अगर देखा जाए तो अगर ये हमारे पास डी न्यूमरेबल है तो ये करेगा किससे, नेचुरल नंबर से बाइजेक्टिव मैपिंग, ये भी नेचुरल नंबर से बाइजेक्टिव मैपिंग, ये भी नेचुरल नंबर से बाइजेक्टिव मैपिंग। तो फिर ऑल AIs आर पेयर वाइज डिसजॉइंट। वही बार बार थ्योरम यूज़ हो जा रहा है कि जब इन्फिनिट नंबर्स हों, इन्फिनिट सीक्वेंस हो और वह सारे डिस्टिंक्ट हों। अब ये सारे नंबर डिस्टिंक्ट हैं, A1 A2 A3 B1 B2 और हैं, C1 C2 और हैं, तो इन्फिनिट सीक्वेंस ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स आर ऑलवेज डी न्यूमरेबल। तो यहाँ पे हमारे पास क्या प्रूव हो गया कि आप डी न्यूमरेबल सेट्स लें तो उनकी यूनियन भी क्या होती है, डी न्यूमरेबल। इनको प्रूव किया इन्फिनिट वाले कंसेप्ट से, लेकिन आगे ये थ्योरम की स्टेटमेंट भी यूज़ हो जाएगी, यानी कि यूनियन ऑफ डी न्यूमरेबल क्या होती है, डी न्यूमरेबल। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारे पास वो है डुअलिटी। डुअलिटी बहुत ईजी टॉपिक है। इसमें क्या करना है, लेट ई बी एन इक्वेशन ऑफ सेट। कोई भी इक्वेशन हो ना, अगर हम उसमें यूनियन को इंटरसेक्शन रिप्लेस कर दें, इंटरसेक्शन को यूनियन से रिप्लेस कर दें, यूनिवर्सल सेट को खाली सेट से रिप्लेस कर दें और खाली सेट को यूनिवर्सल सेट से रिप्लेस कर दें, तो वो उसे हम कहते हैं उसकी डुअलिटी होगी। एग्जाम्पल उन्होंने दी हुई है, यूनिवर्सल सेट इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू ए। अब इसको चेक कर लें, यूनिवर्सल को फाई लिख दिया, इंटरसेक्शन को यूनियन लिख दिया, ए को ए रहने दिया, यूनियन को इंटरसेक्शन, बी को बी, इंटरसेक्शन को यूनियन, ए को ए को ए। अब इसको हम कहेंगे डुअलिटी। सिंपल सी बात है, यूनियन को इंटरसेक्शन से, इंटरसेक्शन को यूनियन से रिप्लेस, और यूनिवर्सल सेट को खाली सेट से और खाली सेट को यूनिवर्सल सेट से, सिर्फ ये चेंजिंग कर देनी है तो वो डुअलिटी बन जानी। नेक्स्ट है हमारे पास चॉइस फंक्शन। चॉइस फंक्शन की ऐसी टाइप है जिसमें हम किसी सब सेट ए का सबसेट लेते हैं, AI सबसेट है किसी सेट ए का, और फंक्शन ऐसा है कि जब सबसेट पे अप्लाई हो तो आंसर उसी बड़े सेट में से आए, ए के अंदर से आए, तो इसे हम कहते हैं चॉइस फंक्शन। यानी कि AI है सेट ऑफ सबसेट्स, ए के सबसेट हो सकते हैं A1 A2 A3 A4, कोई भी सबसेट। जब फंक्शन अप्लाई होता है पूरे सबसेट पे तो आंसर आ जाता है उसी बड़े सेट ए में से कोई एलिमेंट आंसर आ जाता है, इसे हम कहते हैं चॉइस फंक्शन। कैरेक्टरिस्टिक्स फंक्शन हमारे पास इस तरह है कि यू आपने लेना यूनिवर्सल सेट और ए ले लेना उसका सबसेट। अब एक्स ए फंक्शन है, ए यू का एलिमेंट यहाँ पे पुट होना है। अब वो यू का एलिमेंट आंसर देगा 0 अगर एक्स बिलोंग नहीं करता हो ए को, और वो यू का एलिमेंट देगा आंसर 1 अगर एलिमेंट किसको बिलोंग करता हो, ए को। यानी कि हमने एलिमेंट यू का ही लेना है। अब यू सेट है, इसमें से एलिमेंट काफ़ी ज़्यादा है, उसमें से फ़र्ज़ करें इतना सा सेक्शन हमारे पास ए भी है क्योंकि ए सबसेट है यू का। अब जो पुट करने वाला एलिमेंट है अगर वो इस सेक्शन में से हुआ तो आंसर आएगा 1, अगर उस सेक्शन में से ना हुआ, इधर से बाहर से कहीं से हुआ, तो फिर आंसर आ जाएगा 0। यानी कि पुट वैल्यू यू को ही कर रहे हैं क्योंकि ए भी तो पूरा यू के अंदर ही अंदर है ना, तो अगर उस अंदर वाले सेक्शन में से हुआ तो आंसर 1 आ जाएगा, अंदर वाले से ना हुआ तो आंसर 0 आ जाएगा। ये आपके पास कैरेक्टरिस्टिक्स फंक्शन की डेफिनेशन थी। उन्होंने कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन के ना बिहेवियर को यहाँ पे नोट किया हुआ कि अगर कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन में एक्स के नीचे ए यूनियन बी हो ना सबस्क्रिप्ट में, तो हम एक्स ए प्लस एक्स बी लिख सकते हैं, और अगर इंटरसेक्शन हो रही हो फिर हम इसको मल्टीप्लिकेशन में लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट थ्योरम से पहले आप लोग ये देख लें कि किसी सेट में कितने सबसेट होते हैं, तो हम निकालते हैं उसको उस नंबर के 2 की पावर और उस सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट। अगर 3 एलिमेंट और 2 की पावर 3 यानी कि 8 सबसेट होने हैं। अब नेक्स्ट थ्योरम पढ़ें, लेट एक्स बी अ नॉन एम्प्टी सेट एंड CX डिनोट ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स फंक्शंस। CX है हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स फंक्शन जो अभी हमने पढ़ा था, और 2 की पावर x फिर क्या हुआ, मैंने भी प्रूव किया कि 2 की पावर कुछ हो तो होते हैं उसमें नंबर ऑफ सबसेट्स, यानी कि 2 की पावर x है ऐसा सेट जिसमें सब सेट पड़े हुए हैं। अब हमने प्रूव करनी है कि आपस में क्या है, हमने प्रूव कर दिया इक्विवेलेंट है, ये इक्विवेलेंट का साइन है। इक्विवेलेंट मतलब बाइजेक्टिव मैपिंग, यानी कि 1 1 और 1 2 आपको पता है, तो फंक्शन आ जाएगा 2x से CX पे, CX से 2x से 2x से CX हमने प्रूव करना है, जिस तरह मर्जी लिख सकते हैं। तो फंक्शन आएगा 2 की पावर x से CX पे। अब 2x दरअसल कोई 2x वैसे ही नंबर नहीं है, ये है सेट ऑफ सबसेट्स, क्योंकि मैंने बताया 2 की पावर x होता है जितने सबसेट होते हैं। तो यानी कि मैपिंग अप्लाई होगी किसी सबसेट पे, उस सबसेट को हमने स्मॉल ए क्या लिया, उस पर मैपिंग अप्लाई होगी और आंसर आएगा कोई कैरेक्टरिस्टिक्स फंक्शन। CX है ना कैरेक्टरिस्टिक्स फंक्शन का सेट है, तो कोई कैरेक्टरिस्टिक्स फंक्शन यानी कि x से, लेट से x से हमारे पास आ जाएगा।
अब इस फंक्शन को बाइजेक्टिव प्रूव करना है। पहले 1 1 प्रूव कर लेंगे। 1 1 की दो इमेजेस इक्वल लेते हैं, यानी कि एफ ऑफ ए बराबर ले लिया एफ ऑफ बी की, यानी कि एक्स ऑफ ए बराबर आ जाएगा एक्स ऑफ बी के। अगर दो सेट्स इक्वल होंगे उनकी सब्सक्रिप्ट्स भी इक्वल होती हैं, यानी कि ए इक्वल टू बी आ गया। 1 1 प्रूव हो गया। इसके बाद ऑन टू को आपने रट्टा लगाया हुआ, अगर कोई भी एक्स से बिलोंग कर रहा हो सी एक्स में, तो फिर यहाँ पे जरूर एलिमेंट कोई एग्जिस्ट करेगा सच दैट एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एक्स ऑफ ए। इस तरह ऑन टू भी हो गया, तो ये बाइजेक्टिव प्रूव हो गया ऑन टू 1 1 और ऑन टू। तो फिर ये दोनों आपस में बाइजेक्टिव प्रूव हो जाए तो क्या हो जाते हैं, हमारे पास इक्विवेलेंट हो जाते हैं। यही प्रूव करना था। नेक्स्ट थ्योरम, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स क्यू इज ड्यूनिमरेबल। हमने कहा कि सेट ऑफ रैशनल नंबर क्या है, डीनमरेबल है। अब इस सेट को हम तोड़ सकते हैं। रैशनल नंबर होते हैं या पॉजिटिव या नेगेटिव यूनियन ज़ीरो। वैसे ज़ीरो के बारे में कहते हैं कि वो मसला है कि हाँ ये रैशनल है ना रैशनल है, किसी में भी स्टैंड नहीं करता। लेकिन यहाँ पर उन्होंने इस तरह किया हुआ है कि क्यू बराबर है पॉजिटिव रैशनल नंबर यूनियन नेगेटिव रैशनल नंबर यूनियन जीरो। अब हमने प्रूव करना है कि ये सेट ऑफ रैशनल नंबर क्या है, पूरा सेट ऑफ रैशनल नंबर क्या है, डीनमरेबल। अब हमने पीछे पढ़ा था यूनियन ऑफ डीनमरेबल क्या होती है, डीनमरेबल, यानी कि इसको हम डीनमरेबल प्रूव कर देंगे अगर हम इसको और इसको तीनों को डीनमरेबल प्रूव कर दें। सबसे पहले हमने एक फंक्शन डिफाइन किया किस पे, क्यू प्लस से एन क्रॉस एन पे। अब एन क्रॉस एन, अगर ए सेट हो ना बी के इक्विवेलेंट और बी हो सी के इक्विवेलेंट, तो फिर ए होता है किसके इक्विवेलेंट, सी के। हमने क्यू को करना है एन के इक्विवेलेंट, लेकिन हम क्यू को कर ही किससे रहे हैं, एन क्रॉस एन के, क्योंकि बाद में एन क्रॉस एन किसके इक्विवेलेंट है, एन के। तो हम इनडायरेक्टली क्यू को एन के कर रहे हैं। सिर्फ ये एक तरीका है, एक रास्ता है। अब क्यू स्टार को क्यू पॉजिटिव को कर दिया एन क्रॉस एन से, तो ये किस तरह बनेगा, एफ अप्लाई होगा किसी रैशनल नंबर पे, रैशनल नंबर मतलब पी ओवर क्यू, और एन क्रॉस एन में ऑर्डर पेयर में एलिमेंट आते हैं, यानी क्या आ जाएगा पी क्यू। तो ठीक है, ये एक मैपिंग आ गई। इसके बाद फॉर पी ओवर क्यू एंड पी वन ओवर पी क्यू, यानी कि दो एलिमेंट लेने हमने। अब हमने करना क्या, दो इमेजेस को लेके चलना है, यानी कि दो आंसर्स को लेके चलना है। अब ये पी क्यू है, पी क्यू को इक्वल कर लें पी वन क्यू वन के। अगर ये इक्वल है तो फिर इस तरह के जो एलिमेंट्स आएंगे वो भी आपस में क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। चेक कर लेते हैं, अगर पहले के इक्वल है तो पी इज इक्वल टू पी वन है, क्यू इज इक्वल टू क्यू वन है। अगर अब ये इसके इक्वल है, इसके इक्वल है, तो इनकी रेशियोज भी क्या होंगी, इक्वल, यानी कि लेफ्ट साइड को लेफ्ट पे डिवाइड करें, राइट को राइट पे डिवाइड करें, तो आंसर सेम आता है, दरमियान में इक्वल साइन आ जाएगा। अब अगर दो इमेजेस इक्वल है, दो प्री इमेजेस भी इक्वल है, 1 1 हो गया हमारे पास प्रूफ। इसके बाद ऑन टू को आपने वैसे ही रट्टा लगाया होगा, अगर पी और क्यू कोई एलिमेंट है एन क्रॉस एन में से, तो यहाँ पे जरूर एग्जिस्ट करेगा कोई एलिमेंट पी ओवर क्यू सच दैट एफ ऑफ पी ओवर क्यू आंसर आ जाता है पी क्यू। इस तरह ये हमारे पास क्या प्रूव हो गया, ऑन टू भी हो गया, यानी कि क्यू प्लस तो प्रूव हो गया, वो क्या है, एन क्रॉस एन के इक्विवेलेंट है, और एन क्रॉस एन एन के इक्विवेलेंट होता है। आज ही पहली वीडियो में पहले लेक्चर में जो हमने पढ़ा था, एन क्रॉस एन एन के इक्विवेलेंट होता है, तो फिर ये एन के इक्विवेलेंट हो गया। इसके बाद आ गया क्यू नेगेटिव। अब क्यू नेगेटिव किस तरह, उसके लिए बहुत ही ईजी मैपिंग है। अब जी नया फंक्शन लेना जो क्यू प्लस से क्यू माइनस पे जा रहा है, किस तरीके से कि जी जब अप्लाई होता है पी ओवर क्यू पे, तो आंसर क्या आ जाता है, माइनस पी ओवर क्यू। अब ये मैपिंग ऑब्वियसली बाइजेक्टिव है, क्यों बोला, दो इमेजेस लें, दोनों तरफ माइनस माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो दो प्री इमेजेस भी इक्वल आ जाएंगे, पहली बात। दूसरी बात, ऑन टू को आपने रट्टा लगाया, यानी कि बाइजेक्टिव है, उन्होंने लिख दिया ऑब्वियसली बाइजेक्टिव है। अब क्यू भी बाइजेक्टिव हो गया, क्यू माइनस भी क्या हो गया, बाइजेक्टिव हो गया। क्वेश्चन में हमें क्यू और क्यू माइनस और यू भी नजर आ रहा था। आगे ना उसने वही इन्फिनिट वाला सीक्वेंस यूज़ किया हुआ है, वही हमारी बात यूज़ की है पुरानी। अब क्यू नेगेटिव में एलिमेंट कितने होने हैं, इन्फिनिट, इन्फिनिट यूनियन जीरो, आंसर कितना आना है, इन्फिनिट। तो इन्फिनिट सीक्वेंस ऑफ डिस्टिंक्ट टर्म क्या होती है, डीनमरेबल। क्यू भी डीनमरेबल, क्यू माइनस भी डीनमरेबल, और ये इसको इससे मल्टीप्लाई कर, यानी कि इसको सॉल्व किया फिर भी क्या आंसर आया, डीनमरेबल। अब इन दोनों को अगर निकाल दें उसमें से तो बकाया रहता है क्यू प्लस, क्यू माइनस यूनियन जीरो आ गया डीनमरेबल, क्यू माइनस यूनियन जीरो आ गया डीनमरेबल, ये भी डीनमरेबल है, ये भी डीनमरेबल है। तो यूनियन ऑफ डीनमरेबल में हमारे पास क्या हो गया, डीनमरेबल, यानी कि पूरा क्यू हमारे पास प्रूव हो गया डीनमरेबल। यही प्रूव करना था। नेक्स्ट थ्योरम हमारे पास, इफ़ ए एंड बी आर डीनमरेबल सेट्स देन ए क्रॉस बी इज आल्सो डीनमरेबल। डीनमरेबल मतलब एन के साथ बाइजेक्टिव। अब हमने ए लट कर लिया A1 A2 A3 एंड सो ऑन, बी लट कर लिया B1 B2 B3 एंड सो ऑन, तो फिर ए क्रॉस बी क्योंकि स्केयर होना है, डिमेंशन 2 होनी है, तो ये आ जाएगा A1 B1 A1 B2 फिर A1 B3 फिर A2 B1 A2 B2 A2 B3, इस तरीके सारे ऑर्डर पे आपने लिख लेने हैं। अब हमें मैपिंग डिफाइन कर लेनी है एन क्रॉस एन से ए क्रॉस बी। करना तो एन के साथ है, एन क्रॉस एन से क्यों कर रहे हैं, मैंने पहले बताया था ट्रांजिटिव से कर सकते हैं, पहले एन क्रॉस एन से कर लें, क्योंकि एन क्रॉस एन एन से है, तो मतलब ये एन से ही हो रहा है। अच्छा, यहाँ पे अब हम फंक्शन डिफाइन कर लेंगे। फंक्शन है एन क्रॉस एन से ए क्रॉस बी, यानी कि फंक्शन अप्लाई होगा आई जे पे, और आंसर आ जाएंगे इसके एलिमेंट, यानी कि ए आई और बी जे। पहले 1 1 करने के लिए दो इमेजेस इक्वल ले लें, AI1 AJ1 इक्वल टू AI2 AJ2। अब पहला एलिमेंट पहले के इक्वल है, दूसरा एलिमेंट दूसरे के इक्वल है, तो ऑब्वियस बात है आई बराबर आ जाएगा I1 इज इक्वल टू J1 और I2 इज इक्वल टू J2। तो एफ क्या प्रूव हो गया, 1 1, यानी कि दो इमेजेस इक्वल ही, तो दो प्री इमेजेस भी इक्वल आ गई। दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है, ऑन टू। ऑन टू को
ऑन टू को आपने रट्टा लगाया हुआ है, ए आई बी जे अगर कोई एग्जिस्ट करता है तो उसके लिए ज़रूर आई जे भी होगा जिस पे फंक्शन अप्लाई होगा। ऑन टू प्रूव हो गया। अब ए क्रॉस बी आ गया किसके इक्विवेलेंट एन क्रॉस एन के, और एन क्रॉस एन किसके इक्विवेलेंट होता है एन के, तो बाय ट्रांजिटिव ला ए क्रॉस बी हो गया इक्विवेलेंट किसके एन के, यही प्रूव करना था। तो फिर अगर कोई चीज़ इक्विवेलेंट हो जाए एन के तो वो क्या हो जाती है डी न्यूमरेबल आपका प्रूव हो गया। अगला थ्योरम है आपके पास है शो डैट द सेट ऑफ पॉइंट विद रैशनल कोऑर्डिनेट्स। अब उन्होंने कहा ऑर्डर पेयर लेने हैं, लेकिन इस तरह के हों प्लेन में, मतलब टू पॉइंट से होते हैं ऑर्डर पेयर ही होते हैं, लेकिन इस तरह के ऑर्डर पेयर हों कि उसमें सारे क्या हों रैशनल नंबर हों। उन्हें क्या प्रूव करना है डी न्यूमरेबल। डी न्यूमरेबल का मतलब होता है नेचुरल नंबर के साथ बाइजेक्टिव मैपिंग प्रूव करनी है आपने। अब आपके पास ए में सेट किस तरह के आगे पी और क्यू की शक्ल के ऑर्डर पेयर के एलिमेंट आ गए, जहाँ पे पी भी बिलोंग करता है क्यू को और क्यू भी बिलोंग करता है क्यू को। अगर दो एलिमेंट हो तो मतलब ये क्यू क्रॉस क्यू है। अब आपने प्रूव करना है कि ये क्यू क्रॉस क्यू किसके साथ बाइजेक्टिव मैपिंग बना रहा है एन के साथ। अब जिस तरह आपने पहले भी ट्रांजिटिव की काफ़ी यूज़ कर चुके हो, आप इसका क्यू के साथ भी बाइजेक्टिव मैपिंग प्रूव करा सकते हो। क्यों बोला क्यू के साथ कराओ, और क्यू फिर किसके साथ होता है एन के साथ, क्यू एन के साथ इक्विवेलेंट ही होता है। इसका मतलब क्यू क्रॉस क्यू अगर क्यू के साथ है और क्यू एन के साथ, इसका मतलब क्यू क्रॉस क्यू को एन के साथ ही करा रहे हैं, इसमें कोई फ़र्क नहीं है। अब मैपिंग ले ली क्यू से क्यू क्रॉस क्यू पे, तो वो किस तरह आएगी एफ क्यू का कोई एलिमेंट पी और क्यू की शक्ल का, वो आंसर दे रहा है पी और क्यू की शक्ल में। अब इसको उन्होंने कहा एफ इज़ बाइजेक्टिव। किस तरह कह दिया, आप इसको प्रूव भी कर सकते हो, करने की ज़रूरत नहीं है, पहले भी इस तरह कर चुके हैं क्वेश्चन, इसलिए करने की जरूरत नहीं है। ऑब्वियस बात इसने क्या होना है बाइजेक्टिव। अगर बाइजेक्टिव है तो क्यू क्रॉस क्यू किसके साथ बाइजेक्टिव बना गया क्यू के साथ, और क्यू किसके साथ बनाता है एन के साथ। इसका मतलब हमारे पास जो क्यू क्रॉस क्यू है वो क्या है